पर चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे के पार्ट के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 11.1। प्रमेय 11.1 प्रमेय 11.1 कहती है, जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। चलो समझते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम ABC है। इसकी एक भुजा के समांतर, मैं मानता हूँ BC के समांतर त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए, ये दो भुजाएं AB और AC पर दो बिंदु है, और ये दोनों बिंदु समान अनुपात में लगाए मैंने। यदि ये दोनों भुजाएं के समान अनुपात में विभाजित करती है त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करता है। D और E, यानी BC कोई समांतर रेखा है, DE वह रेखा है जो AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें सिद्ध करना है कि भाई ये रेखा, यानी ये रेखा इस भाग और इस भाग के समान अनुपात में विभाजित करनी है, यानी सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, भाई ये इस रेखा के समांतर खींची गई रेखा है, यानी BC के समांतर DE, D क्रमशः AB को तो D पर व AC को E पर प्रतिच्छेद करती। अब इसकी रचना करेंगे। रचना क्या है? B को तो E से मिला देंगे, C को D से मिलाएंगे। रचना की B को E से व C को
डी से मिलाने पर लंब डालेंगे, ए सी पे लंब डाल देते हैं, डी जी, और ए बी पे लंब डाल देते हैं, ए एफ, ए बी पे तो लंब डाला ही है, ए बी पे लंब है ए एफ, ए सी पे लंब डी जी, ए सी पे लंब डी जी, खींचने पर डी खींचने पर। तो अब हम देखेंगे ये कोई त्रिभुज था हमारा, इसके अंदर ए बी लंब ई एफ और ए सी लंब डी जी पे। तो हम देखेंगे त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई, इन दोनों की ऊंचाई ई एफ हो जाएगी। त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई में ऊंचाई बराबर लंब हो जाएगा ई एफ। हम किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई कैसे लेते हैं, पहले ये समझने की कोशिश करना। ये कोई त्रिभुज है, यदि मेरे को इसकी ऊंचाई निकालनी है तो मैं देखूंगा कि आधार पे, कोई भी आधार, उसके ऊपर लंब कौन सा है, यानी आधार पे लंब। यदि त्रिभुज सोचो कि मेरा ऐसे हो तो मेरे को ऊंचाई कहाँ से मिलेगी, तो भाई इस आधार को बढ़ाऊंगा आगे, और यहाँ पे मेरे को जो लंब मिलेगा यानी आधार पे लंब, यानी इस आधार पे लंब मेरे को ये मिला, तो ये इस त्रिभुज की क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है, तो किसी भी भुजा पे मेरे को लंब डालना है तो भाई यहाँ से डाल सकता हूँ मैं लंब, इस भुजा पे लंब डालना है तो ऐसे भी ले सकता हूँ। यानी हम देखेंगे आधार पे 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, वह ही उस त्रिभुज की क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। तो इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई में तो ये ए डी ए को आधार मानते हैं तो ऊंचाई क्या हो गई, ई एफ। और त्रिभुज बी डी ई में देखो इस टाइप का शोर है, तो इसके आधार पे लंब आगे कोई और देखेंगे तो क्या है, एफ है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। तो हम देखेंगे 1/2 त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल रहे, तो ए डी ई ये रहा हमारा ऊपर वाला त्रिभुज ए डी है। तो इसके अंदर आधार वही लेना जिसके ऊपर लंब है, तो लंब कौन सा है, एफ ही, कौन किस पे है, ए डी पे। तो आधार तो हो गया हमारा ए डी और लंब हो गया हमारा क्या, एफ। इसी प्रकार हमें निकालना है त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज, इसको देता हूँ समीकरण 1, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, और त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल क्या होगा समझो, वही 1/2। अब देखना है हमें आधार, तो त्रिभुज डी बी ई कहाँ है, त्रिभुज डी बी ई ये रहा, इसके अंदर हमारा आधार होगा, आधार देखेंगे ये होगा बी डी, और इसके ऊपर लंब क्या है, ई एफ। तो बी डी इंटू लंब क्या है, ई एफ। समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, जब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे
त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इनका मान लिखना है, कितना आया था भाई हमारे पास मान 1/2 ए डी गुणा एफ, और इसका मान आया था 1/2 बी डी गुणा एफ। तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई अब, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, 1/2 से 1/2 कैंसिल और ई एफ से ई एफ कैंसिल, तो हमारे पास आ गया ए डी बटे बी डी, और इसको देते समीकरण 3। फिर से हम देखेंगे, हमारा एक हिस्सा में प्राप्त हो गया ए डी बटे डी बी सीधे करना। अब हमें क्या निकालना है, ए ई बटे ई सी। तो ए ई और ई सी से कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं और जिनके ऊपर लंबी हो, तो हम देखेंगे ए ई से त्रिभुज ए डी ई बन रहा है, और इसी ए ई से और इसी ई सी से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी या सी डी ई दिख रहा है। तो अब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब बच्चों तुम ये मत सोचना कि हम यहाँ पहले भी सर ए डी ई का क्षेत्रफल निकाले थे, लेकिन जब हमने आधार क्या माना था ए डी, और अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल रहे तो आधार क्या मान रहे हैं, ए ई, क्योंकि हमें किसकी जरूरत है, ए ई भुजा की। समझे नहीं? अरे भाई जो आधार लेंगे उसके ऊपर लंब होना चाहिए, तो लंब है ए ई पे, लंब क्या है डी जी। तो कैसे भी निकाल सकते हैं भाई, एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम ही निकलेगा, जैसे वो आधार कैसा भी हो और लंब कैसा भी हो, यानी जिस भुजा पे लंब है उसी भुजा का आधार होना चाहिए, जब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अन्यथा क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते लंब की सहायता से। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल देखेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो मैं चित्र यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, तो दोबारा से यही चित्र बना देता हूँ। ये हमारा त्रिभुज ए बी सी था, इसके अंदर समांतर रेखा दी गई थी डी ई, जिसको हमने बी को ई से मिलाया था, डी को सी से मिलाया था, और ए बी पे लंब डाला था ई एफ, और ए सी पे लंब डाला था डी एफ डी जी डाला था। ठीक है, तो हमने निकाला त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल भी क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। चलो बच्चों बताओ, 1/2 त्रिभुज ए डी के अंदर आधार क्या लेंगे, ए ई, और ऊंचाई क्या है डी जी। इसको दे देंगे समीकरण 4। अब त्रिभुज, अब क्या चाहिए हमें, भुजा ई सी चाहिए, तो ई सी के लिए हमें आधार कौन सा है, यानी इसी से कौन सा त्रिभुज बन रहा है ये, तो त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या लेंगे ई सी, और इसके ऊपर ऊंचाई क्या है डी जी, इसके ऊपर ऊंचाई, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये वाली पोजीशन, भाई ये वाली पोजीशन के अंदर आधार से आगे भी तो 90 डिग्री बन सकता है, वही क्या कहलाएगी त्रिभुज की ऊंचाई। तो इसके अंदर भी देखेंगे तो भाई यहाँ पे देखो आधार से ज़्यादा, आधार से दूर बन रहे लंब, तो ये क्या कहलाएगी इसकी ऊंचाई डी जी। समीकरण 5, समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर, समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर, तो भाग देंगे 1/2 गुणा ए ई गुणा डी जी बटे 1/2 गुणा ई सी गुणा डी जी, डी जी कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। अब हमारे पास आगे चलते, हमें मिल गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर आ गया हमारा ए ई बटे ई सी, और इसको देते समीकरण 4।
अब एक कक्षा 9 के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो चीज़ क्या थी याद दिलाता हूँ। यदि दो समांतर रेखाएं यानी कोई समांतर, ये रेखा और ये रेखा समांतर, इनके मध्य यानी एक ही आधार हो समान आधार से इन समांतर रेखाओं के मध्य कितने भी त्रिभुज बने। पहला त्रिभुज ये, इसी समांतर रेखा द्वारा यदि ये त्रिभुज बनता है ऐसे भी, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल समान होता। या इसी आधार एक के उपनिष्ठ आधार द्वारा इन समांतर रेखाओं के मध्य यदि ये ऐसे त्रिभुज बनता तो भी इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होता। इसी आधार द्वारा यदि त्रिभुज ऐसे बनता तो भी समान होता। इसी आधार द्वारा यदि त्रिभुज ऐसे बनता है तो ये भी क्या होता है, समान होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था समांतर रेखाओं के मध्य बीच की दूरी हमेशा समान होती है, यानी ऊंचाई समान होती है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल वही होगा जो आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा समान होगी क्योंकि समांतर रेखाएं के मध्य की दूरी समान होती है। ये चीज़ हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं और इसको निकाल के दिखा भी सकते हैं। जो कक्षा 9 की बात है, कक्षा 9 के अंदर क्या तरीके है कि यदि समान आधार, यदि दो समांतर रेखाएं और उनके मध्य समान आधार से बनने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा समान होंगे। कैसे समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। यदि सोचो कि इसकी आधार मान लेता हूँ ए है और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी मान लेता हूँ बी है, तो हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यही होने वाला है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार ए मानेंगे और ऊंचाई क्या आएगी बी। हर त्रिभुज की ऊंचाई बी होगी क्योंकि हम जानते हैं कि ऊंचाई एक ही बार निकलेगी और समांतर रेखाओं के मध्य बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो ऊंचाई में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमेशा क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा 1/2 ए गुणा बी, यानी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई निकल के आएगा। तो इसी का प्रयोग करते हुए हम लिखेंगे त्रिभुज DBM त्रिभुज DEC दोनों समान आधार, त्रिभुज DBE व त्रिभुज DEC दोनों समान आधार DE एवं DE समांतर BC के मध्य बने। अतः समीकरण 3 व समीकरण 6 की तुलना करने पर समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है हमारा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। इसका मान आया था हमारे पास त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल हमारे पास आया था AD बटे DB, और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल आया था हमारे पास AE बटे EC। तो और हमें यही सिद्ध करना था, सिद्ध। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है इसमें, थोड़ी सी मैंने लिखनी है, लेकिन यहाँ तुम्हें यहाँ लिखना है क्योंकि त्रिभुज AD से त्रिभुज AD तुलना करेंगे, त्रिभुज AD से त्रिभुज AD कट जाएगा। और वैसे भी हम कर सकते हैं त्रिभुज DB का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के। यानी हमें यह पता चल गया भी AD बटे DB बराबर किसके है, AE बटे EC के इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। कल हम करना सीखेंगे AB बटे AD बराबर AC बटे AE कैसे सिद्ध करेंगे, और दूसरा AB बटे DB बराबर AC बटे EC कैसे सिद्ध करेंगे। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर कीजिए।
यदि कुछ कमी है पढ़ाने में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।